सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बीपीएससी, सीडीएस, एनडीए तथा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आज सामान्य विज्ञान की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, गति का द्वितीय नियम जो है संवेग परिवर्तन के दर से संबंधित है। गति का जो द्वितीय नियम है वो संवेग परिवर्तन से संबंधित है। संवेग परिवर्तन के दर मतलब किसी पिंड का संवेग परिवर्तन का दर आरोपित असंतुलित बल का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। एवं संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में आरोपित बल कार्य करता है। संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में आरोपित बल कार्य करेगा। अर्थात आरोपित बल जिस दिशा में होगा, अगर इस दिशा में आरोपित बल है तो संवेग परिवर्तन भी इसी दिशा में होगा। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो है वो संवेग परिवर्तन से संबंधित है और ये बताता है कि संवेग परिवर्तन का दर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन का दर आरोपित असंतुलित बल का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों एक ही चीज है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में आरोपित बल कार्य करते हैं। यहां पर बच्चों संवेग परिवर्तन का दर बराबर बल, dp बराबर संवेग में परिवर्तन, dt बराबर अल्प समय अंतराल। तो संवेग परिवर्तन, ये संवेग परिवर्तन ऊपर दिखा रहा है और समय से भाग हो गया तो दर। संवेग परिवर्तन का दर बराबर सीधे समानुपाती है। संवेग परिवर्तन का दर बल समानुपाती संवेग परिवर्तन का दर। अब समानुपाती हमने हटाया तो यहाँ के दिया, dp बाई dt इज इक्वल टू इक्वेशन 1। ये dp क्या है? संवेग परिवर्तन है। संवेग क्या लिखते हैं? p इज इक्वल टू संवेग बराबर मास गुना वेग, मास गुना वेग। ये हो गया संवेग। दो वेग और संवेग दोनों सदिश राशि हैं, यहां मास अदिश राशि है। तो निश्चित द्रव्यमान m के एक पिंड के लिए, निश्चित द्रव्यमान m के एक पिंड के लिए, एक पिंड का द्रव्यमान निश्चित होगा m के लिए, संवेग परिवर्तन का दर dp बाई dt बराबर d, p के जगह पर क्या लिखेंगे हम? mv। p मतलब संवेग, इसके जगह पर क्या लिखा? mv बाई dt। तो m कॉमन बाहर निकाल लिए और dv बाई dt हो गया। तो ये क्या हो गया? ma बराबर क्या हो गया? ma। तो dv बाई dt मतलब वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का दर त्वरण होता है। तो ये समीकरण 2 हो गया, मतलब dp बाई dt किसके बराबर हो गया? ma के। अब समीकरण 1 में इस dp बाई dt के जगह पर क्या लिखेंगे? ma को लिखेंगे। समीकरण 1 में dp बाई dt की जगह पर ma लिखेंगे। तो अब द्वितीय नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं, f यहां लिख दिया बराबर k यहां पर आ गया और dp बाई dt कितना के बराबर हो गया? ma के बराबर। ये ma हो गया, m गुना a। सरलता के लिए k को एक के बराबर चुना जाता है और f बराबर क्या हो गया? ma। यदि a शून्य हो तब बाह्य बल भी शून्य होगा, या इसका अर्थ है पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है, पिंड का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। तो यहाँ बच्चों कि f बराबर ma, जब a शून्य है तो पिंड जो है वो या तो स्थिर है या समान वेग से एक दिशा में गतिशील है, समरूप वेग से चल रहा है। मतलब त्वरण शून्य का अर्थ है कि उसमें वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या तो वो समरूप वेग में चल रहा होगा या तो फिर वो स्थिर होगा। अब इसमें क्या है, गति के दूसरे नियम से, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम F इक्वल टू ma। तो दूसरे नियम से हमें बल की माप प्राप्त होती है।
मतलब कि दूसरा नियम जो है वो बल, उससे हमें बल की माप प्राप्त होती है। इसका अर्थ कहता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड या तो स्थिर वेग से चलता है या विराम की स्थिति में आ जाता है। यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, मतलब F इक्वल टू 0, तो ये पिंड या तो विराम की स्थिति में आ जाता है या स्थिर वेग से चलता रहता है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से F इक्वल टू ma के अनुसार यहाँ यदि m इक्वल टू 1 kg, मास कितना दिया गया है 1 kg, a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बल कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। जैसे F इक्वल टू ma, मास है आपका 1 kg, मास दिया गया है 1 kg और त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बल कितना हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन बल के बराबर होगा। मतलब देखिए F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। अगर बल बराबर कितना हो गया 1 kg, त्वरण कितना हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां त्वरण में सेकेंड का आयाम -2 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एक मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हुआ। मतलब 1 kg का बल अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है तो हम कहेंगे 1 न्यूटन का बल लग रहा है। इस प्रकार 1 kg द्रव्यमान वाले पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 kg का ये द्रव्यमान है और इसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की जरूरत है 1 न्यूटन। इसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो कितना चाहिए 1 न्यूटन। मतलब 1 न्यूटन मतलब 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन 1 kg के द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए 1 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। तो ये था न्यूटन गति के द्वितीय नियम, और इसी पर हम गति का द्वितीय नियम देखिए बच्चों। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम संवेग से संबंधित है। संवेग मीनिंग मोमेंटम से संबंधित है और यह संवेग के प्रभाव को समझने में मदद करता है। यह संवेग के प्रभाव को समझने में मदद करता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है और यह संवेग के प्रभाव को समझने में मदद करता है। ये चीज यहाँ पर बताया गया है। ये क्या है द्वितीय नियम, संवेग को समझाने में आपको मदद करता है और दूसरी नियम जो है वो संवेग से संबंधित है। और बच्चों देखिए अगर वृत्तीय गति की बात की जाए तो वृत्तीय गति में होता क्या है। अगर वृत्तीय गति की बात की जाए, एक समान वृत्तीय गति में अगर एक वृत्त बनाया जाए तो एक समान वृत्तीय गति में गतिशील किसी पिंड पर लगने वाले कुल बल की दिशा वृत्त की केंद्र की ओर होती है। कुल बल की दिशा किधर होती है वृत्त के केंद्र की ओर। मतलब इधर केंद्र की ओर त्वरण भी रहता है, क्योंकि त्वरण किधर होगा केंद्र की तरफ, त्वरण किधर होगा केंद्र की तरफ। इसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसलिए कुल बल की दिशा किधर होती है वृत्त के केंद्र की ओर होती है। एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति त्वरित गति है। अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वो एक त्वरित गति का उदाहरण होगा। त्वरित गति बिकॉज त्वरित क्यों है, क्योंकि त्वरण जो है वो केंद्र के तरफ कार्य करता है। एक वृत्ताकार पथ पर घूमते कोई भी पिंड का जो त्वरण होता है वो वृत्त के ये केंद्र के तरफ लगता है। तो चूंकि त्वरण केंद्र के तरफ है तो बल क्या होगा, त्वरण बल भी केंद्र के तरफ होगा। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या बतलाता है। दूसरा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा या मात्रात्मक परिभाषा जो है वो द्वितीय नियम बताता है। यहाँ जो पिंड वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है उसको अभिकेंद्र त्वरण और v² बाई r के बराबर होगा, जो कि ये वृत्त की त्रिज्या होती है।
v²/r, मतलब उसका चाल अगर मालूम है, चाल का वर्ग करके उसके त्रिज्या से भाग कर देंगे तो अभिकेंद्र त्वरण होगा, और अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, तो इसमें मास से मल्टीप्लाई, ये त्वरण हो जाएगा v²/r। तो त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, mv², ये अभिकेंद्र बल हो गया। तो वृत्तीय गति में त्वरण जो हो जाएगा v²/r, ये अभिकेंद्र त्वरण हो गया, और अभिकेंद्र त्वरण का परिमाण और ये बल का परिमाण m, इसमें त्वरण में m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा mv²/r, ये अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो त्वरण बच्चों, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए SI मात्रक में सेकंड का घातांक कितना है, -2। यहाँ सेकंड का घातांक कितना है, सेकंड का घातांक, सेकंड का घातांक कितना हो गया, बराबर हो गया -2। अगर वेग का बात करें तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर सेकंड का घातांक कितना है, -1, सेकंड का घातांक -1, और दूरी का घातांक यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, दोनों में सेम। तो ये बताया कि न्यूटन गति का दूसरा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अभिके वृत्तीय गति में त्वरण जो होता है वो केंद्र की तरफ लगता है, और गतिमान पिंड अगर अगर पथ पर ये कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो उसका जो त्वरण होता है वो केंद्र की तरफ केंद्र की तरफ होता है, और वृत्ताकार पथ पर जो पिंड गति कर रहा है वो एक त्वरित गति का उदाहरण है। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड त्वरित गति के उदाहरण होते हैं, क्योंकि त्वरण जो होता है वो किधर होता है, केंद्र की तरफ होता है। अब बच्चों हमने देखा संवेग परिवर्तन का दर बल, मतलब कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के आधार पर बल क्या होता है, समानुपाती dp/dt। ये संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर है। मान लीजिए बच्चों कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है m, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m, और ये चल रहा है v वेग से, v1 वेग से, और एट t = 0 सेकेंड पर कुछ समय के बाद इस पिंड का वेग जो हो जाता है वो v1 ही रहता है, द्रव्यमान m है, मतलब t = t पर इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान में उस पिंड का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका वेग को भी वही देखा गया, मतलब जो वेग यहाँ पर है वही वेग यहाँ पर है इसका इधर। तो अगर मान लीजिए इसका संवेग p1 और इसका संवेग t समय के बाद p2 देखा गया, तो संवेग p1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसका संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो चूंकि वेग भी वही है शुरू में, मतलब कि जब देखा गया तो भी वेग वही था और कुछ समय के बाद भी वेग वही है, मतलब पिंड का संवेग क्या दिखाई दे रहा है, दोनों पिंड का संवेग एक जैसा है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो संवेग परिवर्तन कितना हो गया, p2 - p1 बराबर कितना हो जाएगा, p2 mv1 mv1। तो संवेग परिवर्तन बराबर कितना हो गया, 0। संवेग परिवर्तन 0 हुआ। संवेग परिवर्तन जब 0 है मतलब वहां पिंड का त्वरण क्या है, 0 है, और पिंड पर बल कितना लग रहा है, बाहरी 0 है। मतलब कि अगर समरूप वेग है, देखिए वेग वहां पर, यहाँ पर v1 है, वेग यहाँ पर v1 है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो वेग है इसका वो कितना है, v1 है, और यहाँ पर भी वेग कितना है, v1। द्रव्यमान पिंड का m है, t = 0 सेकंड पर, मतलब कि जब उसको देख रहे हैं तो v1 है, और कुछ समय के बाद उसका वेग, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर 0। अंतिम वेग माइनस क्या है, प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है, v1, प्रारंभिक वेग v1, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो वहां संवेग 0 है, और संवेग जब 0 है तो उस पर आरोपित बल भी 0 है। ऐसी स्थिति में पिंड या तो विराम की अवस्था में होगा या समरूप गति के अवस्था में होगा। ऐसे स्थिति में पिंड क्या होगा, या तो विराम अवस्था में होगा या समरूप गति के अवस्था में होगा। दूसरी स्थिति में हम बच्चों यहाँ पर
अगर कोई पिंड जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, संवेग परिवर्तन का दर, पहले समझ जाइए कि संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड, ये पिंड है, इसका द्रव्यमान से m है और इसका वेग है v। सपोज कीजिए, मान लीजिए इसका वेग है इधर u, कुछ t इज इक्वल टू 0। कुछ समय के बाद यही पिंड जो है, इसका द्रव्यमान तो m है लेकिन इसका वेग है v। थोड़ा, ये पिंड है और इसका द्रव्यमान m ही है और इसका वेग हो गया v, मतलब t इज इक्वल टू t सेकेंड पर। तो यहां बच्चों v क्या है? बड़ा है u से। v क्या है? बड़ा है u से। तो संवेग परिवर्तन, इसको मान लीजिए p2 संवेग, इसका संवेग p1। तो संवेग परिवर्तन कितना हो गया? संवेग परिवर्तन बराबर कितना हुआ? p2 माइनस p1। तो कितना हो गया p2? mv माइनस mu। द्रव्यमान कॉमन ले लीजिए, v माइनस u। ये संवेग परिवर्तन हुआ। और संवेग परिवर्तन का दर कितना हो जाएगा? संवेग परिवर्तन का दर बराबर हो जाएगा संवेग परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। संवेग परिवर्तन में लगा समय। संवेग परिवर्तन m v माइनस u और लगा समय कितना हो जाएगा? अंतिम समय t माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा? m v माइनस u बाई टी। तो कितना हो गया? बराबर m v माइनस u बाई टी कितना के बराबर है? a के बराबर। संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर हो गया? बल के बराबर हो गया। मतलब एक प्रश्न मान लीजिए कि कोई पिंड है, सपोज कीजिए कि m1 दिस इज m बराबर 5 kg और ये u किस वेग से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। t इज इक्वल टू 0 और यही पिंड 5 kg का, तो 5 kg है ही, 5 kg, लेकिन इसका v कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितने समय पर? 2 सेकेंड के पश्चात। ये देखिए शुरू वाला पिंड है ये m1 है, इसका 5 kg है। ये दूसरा पिंड है m है, ये 5 kg है। द्रव्यमान नहीं, u इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो इसमें बल कितना लगेगा? जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चों ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो यहाँ पर P1 कितना हो गया? P1 इज इक्वल टू m इंटू यू बराबर 5 इंटू 5 बराबर 5 या 25 और kg मीटर पर सेकेंड। मास का क्या हो जाएगा? kg और u का यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। अब इस केस में देखिए P2 बराबर कितना हो गया? m इंटू v। m कितना है? 5, अंतिम वेग 10, लगा समय 2 सेकेंड में से बराबर हो गया ये 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो संवेग परिवर्तन यहां पर कितना होगा? इस स्थिति में संवेग परिवर्तन देखिए, इस स्थिति में संवेग परिवर्तन कितना हुआ? ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब है इस स्थिति में संवेग परिवर्तन चेंज इन मोमेंटम। मतलब ये संवेग P2 माइनस P1। P2 कितना है? 50 kg मीटर प्रति सेकेंड और P1 कितना है? -25
केजी मीटर प्रति सेकेंड, 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ, 50 में से 25 जाएगा, 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब बच्चों ये संवेग परिवर्तन निकला। संवेग परिवर्तन का दर, परिवर्तन का दर कितना हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन मतलब बराबर संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय। ये कितना हो गया, लगा समय। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड, और लगा समय कितना है, 0 से 2, मतलब 2 सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है। डिवाइड कर देंगे 2 सेकेंड, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 में 2 से भाग कीजिएगा, 12.5 केजी मीटर प्रति सेकेंड, और 1 सेकेंड का पावर ये ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण हो गया, इतना केजी ये द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान गुना त्वरण इसमें दिखाई दे रहा है आपको, तो ये बल हो गया, मतलब ये हो गया 12.5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इतना न्यूटन का बल। तो ये संवेग परिवर्तन और संवेग परिवर्तन का दर। संवेग परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। संवेग परिवर्तन बल के बराबर नहीं होगा, लेकिन संवेग परिवर्तन का दर जो है, ये दर मतलब संवेग परिवर्तन बटा लगा समय, संवेग परिवर्तन में लगा समय वो बल हो जाएगा। तो संवेग परिवर्तन बटा संवेग परिवर्तन में लगा समय बल के बराबर होगा, जिसे हम संवेग परिवर्तन का दर कहते हैं। संवेग परिवर्तन बटा संवेग परिवर्तन में लगा समय बराबर संवेग परिवर्तन का दर, और ये संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है। और संवेग परिवर्तन जो है वो केवल होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये है लेक्चर। और बच्चों ये संवेग परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। और इसी लेक्चर के साथ 15th लेक्चर हमारा यही समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे कुछ आंकिक प्रश्नों के साथ और न्यूटन के तृतीय गति नियम के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब